में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। खबरों से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अगले महीने से बच्चों के लिए कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू करने जा रही है। भारतीय सेना ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की बात कही गई थी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने कहा है कि वो भारतीय राज्यों से वैक्सीन सप्लाई के बारे में बात करने के बजाय सीधे केंद्र सरकार से संपर्क करना चाहेंगी। कोरोना महामारी से जुड़ी एक टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कमलनाथ पर लोगों के बीच डर और गलत जानकारी फैलाने का आरोप है। बेलारूस में एक विमान को ग्रीस से लिथुआनिया भेजा जाने पर विवाद हो गया है। एक्टिविस्ट का कहना है कि यह ऐसा एक मुखर पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए किया गया है। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेशी पासपोर्ट वाले लोगों के इजराइल जाने पर पाबंदी अब भी जारी है। दरअसल सारा मामला उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश के नए पासपोर्ट पर से इजराइल छोड़कर सभी देश लाइन हटा दी गई। इतना ही नहीं, मामला उस समय और भी उलझ गया जब इजरायली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी गिलाड कोहेन ने एक न्यूज पोर्टल को ट्वीट करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने इजराइल जाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया और बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वो इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करें। इस मामले पर तूल पकड़ता देख बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करके स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि मंत्रालय का ध्यान इस पर गया है कि इजरायली विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ई पासपोर्ट में इजराइल पर पाबंदी का जिक्र नहीं किया गया है और इजराइल ने इसका स्वागत किया है। ऐसा लगता है कि नए ई पासपोर्ट से भ्रम पैदा हुआ है जिसमें इजराइल को छोड़कर सभी देश का जिक्र नहीं है। ये लाइन हटाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के हिसाब से लिया गया है। बांग्लादेश की मध्य पूर्व को लेकर विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट धारकों के इजराइल की यात्रा पर जारी पाबंदी अभी भी लगी हुई है। बांग्लादेश की सरकार इजराइल को लेकर अपनी स्थिति पर कायम है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अगली खबर चीन से है। चीन के गासू प्रांत में शनिवार को कड़ाके की सर्दी के कारण लंबी दूरी के 2 शीर्ष धावकों की मौत के बाद चीन के सोशल मीडिया पर शोक व्यक्त किया जा रहा है। अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप जिंग और सुन सकने में असमर्थ हुआंग 100 किलोमीटर की रेस में मारे गए 21 लोगों में शामिल हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर एक यूजर ने लिखा है, खेल के मास्टर्स को हमने खोया है। घरेलू दौड़ के लिए ये एक भूकंप है। धावकों को तब खास परेशानी का सामना करना पड़ा जब रेस शुरू होने के बाद तापमान बहुत गिर गया था। इस घटना से बचे अन्य धावकों का कहना है कि उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान देखा था जिसमें थोड़ी हवा चलने और बारिश की बात कही गई थी, लेकिन हमने जो महसूस किया वो बहुत अधिक था। इस पर्वतीय दौड़ को तब रोका गया था जब 172 धावक गायब हो गए थे और इसके बाद एक बड़ा बचाव अभियान चलाया गया। क्षेत्रीय सरकार की आलोचना की जा रही है कि उस पर आरोप है कि उसने कोई आपातकालीन योजना नहीं बनाई थी और अधिकारियों ने माफी भी मांगी है। अगली खबर इजराइल और फिलिस्तीन से है। इजराइल और हमास के बीच चले 11 दिनों के संघर्ष के बाद अब गाजा में धीरे धीरे आम जनजीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। शनिवार को यहाँ कुछ कैफे दोबारा खुले हैं। दुकानों ने अपनी दुकानों में झाड़ पोंछ शुरू की है और मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने पहुंचे हैं। वहीं गाजा में मानवीय सहायता भी पहुंचनी शुरू हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि हजारों फिलिस्तीनी अपने घरों को वापस लौटे हैं, लेकिन हमलों में हुए नुकसान की भरपाई में अभी सालों लगेंगे। संयुक्त राष्ट्र समेत विभिन्न सहायता एजेंसियों के ट्रक अब गाजा पहुंचना शुरू हो गए हैं। इनमें दवाइयां, खाना और ईंधन शामिल है। इस मदद के आने के लिए इजराइल ने केरेम श्वेलम क्रॉसिंग को खोला है। इजरायली हवाई हमलों के कारण हमास के नियंत्रण वाले गाजा में 1 लाख से अधिक लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ का कहना है कि इस इलाके के तकरीबन 8 लाख लोगों के पास पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। फिलिस्तीनी शरणार्थियों की यूएन एजेंसी ने कहा है कि इसकी प्राथमिकता हजारों विस्थापित लोगों की पहचान करके उनकी मदद करना है और इसके लिए तुरंत $3.8 करोड़ की मदद की दरकार है।
गुरुवार को गाजा की हाउसिंग मिनिस्ट्री ने कहा था कि यहां पर 1800 हाउसिंग यूनिट्स रहने के लिए अनफिट हैं और 1000 मकान नष्ट हो चुके हैं। अगली खबर यूपी से है। यूपी में गौरक्षकों ने मुस्लिम युवक को पीटा तो पुलिस ने उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मीट ट्रांसपोर्टर और बेचने का काम करने वाले एक मुस्लिम युवक के साथ कुछ लोगों के समूह ने मारपीट की। इस समूह का नेतृत्व कर रहा शख्स खुद को गौरक्षक बता रहा था। यूपी पुलिस ने पीड़ित के भाई की शिकायत के आधार पर मारपीट करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि आरोपियों ने भी पीड़ित मोहम्मद शाकिर के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कराया है। काउंटर केस में जानवर की हत्या करने, संक्रमण फैलाने की संभावना वाला कार्य करना और कोविड लॉकडाउन दिशा निर्देशों का उल्लंघन से संबंधित आईपीसी की धाराओं को शामिल किया गया है। इलाके के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी ने एनडीटीवी को बताया कि शाकिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें जेल नहीं भेजा गया है क्योंकि उनके खिलाफ लगाई गई धाराएं जमानती हैं। शाकिर के परिजनों ने एनडीटीवी से बात करते हुए पुष्टि की है कि अभी उनका घर पर इलाज चल रहा है। इस मामले पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुझे पता चला है कि वो एक फैक्ट्री से मीट लेकर आ रहा था और उसके पास इसकी रसीद भी है। उसके बाद भी उसे उसके साथ मारपीट की गई है। मैं कहना चाहूंगा कि गौ हत्या के नाम पर यह नफरत रुकनी चाहिए। ये भगवान का शुक्र है कि उस आदमी की जान बच गई है। के साथ जफुल हसन सिद्दीकी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपको देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ रखें बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।